students, welcome to my channel. In this video lecture we will discuss about balanced and unbalanced forces. ठीक है, सो उसके पहले मैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स बताऊं, उसके पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टर्म बताती हूँ, रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, अब ये रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? कभी कभी सपोज करिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें हमने एक फोर्स अप्लाई किया 4 न्यूटन का, सेकेंड हमने दूसरा फोर्स अप्लाई किया 3 न्यूटन का. तो इसमें कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं? 2 फोर्सेस, 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं. तो ऐसा देखा गया है कि कभी कभी जो बॉडीज होती हैं उसमें मोर देन 2 फोर्सेस एक्ट करते हैं. उस कंडीशन में उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो प्रोड्यूस होगा इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट की वजह से, या फिर रिजल्टेंट मीन्स उन 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसके रिजल्टेंट फोर्स की वजह से. जैसे यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन मीन्स 7 न्यूटन के फोर्स की वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है, तो सिर्फ 4 न्यूटन की वजह से मूव नहीं कर रहा, सिर्फ 3 न्यूटन की वजह से मूव नहीं कर रहा, कितने की वजह से मूव कर रहा है? वो इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट या फिर इन दोनों फोर्सेस के नेट फोर्स की वजह से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है? अ फोर्स इक्विवेलेंट टू 2 और मोर फोर्सेस. ठीक है, वो फोर्स जो कि इक्विवेलेंट है 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस. जैसे इस केस में यहाँ पे कितने फोर्स एक्ट कर रहे? 2. तो 2 फोर्स का इक्विवेलेंट क्या था? 7 न्यूटन. तो 7 न्यूटन क्या हो गया? इट इज अ रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, सो अ फोर्स इक्विवेलेंट टू 2 और मोर फोर्सेस व्हिच कैन प्रोड्यूस सम एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स. जो कि ऑब्जेक्ट में कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, ये बॉडी मूव कर रही है जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, तो किसकी वजह से हो रहा है? 7 न्यूटन की वजह से हो रहा है. ठीक है, तो जब भी बॉडी में 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट करेंगे उस कंडीशन में हम उस बॉडी पे कितना नेट या कितना इक्विवेलेंट फोर्स एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से वो बॉडी मूव कर रही है, हम वो फाइंड आउट करते हैं और वही फोर्स हमारा कहलाता है रिजल्टेंट फोर्स. आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी. नहीं समझ में आएगा इस वीडियो को फिर से देख लेना एक बार. ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा. क्लियर? चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, चलो जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी लिया था, फिर से मैं एक एग्जांपल लेते हैं. एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है 4 न्यूटन का, दूसरा फोर्स एक्ट कर रहा है 6 न्यूटन का. दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? जब भी, ठीक है, कंडीशन क्या है? when both forces are acting in same direction. both यहाँ पे 2 था तो मैंने 2 बोल दिया. when 2 or more forces होना चाहिए are acting in same direction. अगर वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर जो फोर्स, जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, यहाँ 2 फोर्स अप्लाई हो रहे थे तो मैंने बोथ लिख दिया. ठीक है, अगर जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं उस बॉडी में, अगर वो सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, जो सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देन देयर रिजल्टेंट विल बी सम ऑफ, then their resultant will be sum of the forces, will be sum of all the forces. सारे फोर्सेस का सम होगा. अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों फोर्स या 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी फोर्स बॉडी में एक्ट कर रहे हैं सब एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे, उस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा सम ऑफ ऑल द फोर्सेस. सम मीन्स ऐड. ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक है, इस केस में, यहाँ नहीं लिखती हूँ, यहाँ लिख दे रही हूँ, इस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होगा? रिजल्टेंट फोर्स विल बी 6 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, इट विल बी 10 न्यूटन. और बॉडी कहाँ मूव करेगी? बॉडी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी, बट कितने रिजल्टेंट फोर्स से? 10 न्यूटन के फोर्स से. ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया कि सेम डायरेक्शन में जब फोर्सेस एक्ट करते हैं उस कंडीशन में हमको अगर रिजल्टेंट निकालना है वी विल ऐड, हम ऐड कर देंगे सारे फोर्सेस को. ठीक है, क्लियर? चलिए सेकेंड केस ये कि सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे सेम, फिर से मैंने
4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और यहाँ से मैंने 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। बट अब कंडीशन ये है कि जो दोनों फोर्स अप्लाई हुए हैं दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, दोनों फोर्स जो अप्लाई हो रहे हैं वो किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी ऐसी कंडीशन होगी सो यू कैन राइट, बोथ लिख दूँ या वेन लिख देती हूँ, वेन टू और मोर फोर्सेस, ठीक है, एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन, एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, then their resultant will be, then their resultant, उनका resultant क्या होगा, exactly difference, then their resultant will be difference of the forces, उन forces का difference होगा, difference of the forces, उन forces का difference होगा। अब यहाँ पे 2 force लिया तो आप चाहो तो 2 लिख दो, when 2 forces acting in opposite direction, यहाँ पे 2 force लिए हैं मैंने, then their resultant will be difference of the forces। तो difference क्या आएगा, देखो अब अगर हम यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करें तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, क्या निकालना है, डिफरेंस। 6 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन कितना आएगा, 2 न्यूटन। 2 न्यूटन के फोर्स की वजह से ये बॉडी मूव करेगी, पर किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा था, इस डायरेक्शन, ये वाला फोर्स ज़्यादा था और ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मीन्स अब जो होगा वो बॉडी इस साइड में जाएगी, कितने फोर्स से, 2 न्यूटन, और ये 2 न्यूटन ही क्या है, मैं आरएफ लिख दे रही हूँ, मतलब रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो जब भी बॉडी में जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट करेंगे, तब आप कुछ मत करना, सीधे दोनों का डिफरेंस निकाल देना। ठीक है, जिस डायरेक्शन में भी फोर्स ज़्यादा होगा उसी डायरेक्शन में वो बॉडी मूव कर जाएगी। ठीक है, थर्ड केस क्या होगा कि when two equal and opposite forces, two equal and opposite forces, दो इक्वल हो बट अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी। ठीक है, किसी बॉडी में इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहे होंगे, देन देयर रिजल्टेंट विल बी 0, उनका रिजल्टेंट क्या होगा, वो होगा 0, देयर रिजल्टेंट विल बी 0। कैसे, चलिए देखते हैं। एक बॉडी है ये, ठीक है, इस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया 4 न्यूटन, अपोजिट डायरेक्शन में भी मैंने फोर्स अप्लाई किया 4 न्यूटन। दोनों बॉडीज में जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो इक्वल फोर्स है, 4 न्यूटन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इक्वल फोर्स है पर किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स विल बी 4 माइनस 4 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन, इट विल बी 0, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप सेकंड केस भी लगाते हो तो दोनों का आपको डिफरेंस निकालना होगा, 4 माइनस 4 क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे जो आपका फोर्स है वो कितने न्यूटन का है, 0 न्यूटन का। ठीक है, दैट मीन्स इस केस में बॉडी मूव करने वाली नहीं, बॉडी वहीं उसी पोजीशन पे रहेगी, किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। ठीक है, क्लियर ना, जब दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा तो बॉडी मूव नहीं करेगी। समझ में आया, आ गया ना, ओके। चलिए अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे। जो मुझे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स आपको समझाना है उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं आपको रिजल्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट समझा दूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसको पढ़ाने के बाद बच्चे सोचते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स क्या है। ठीक है, चलिए उतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है अब आप सीधे रिलेट कर दोगे, when the resultant of all the forces acting on a body is 0। ठीक है, जब सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो 0 होगा, the forces are called balanced force।
कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। इसका मतलब ये कि अगर क्या होगा, अगर जितना भी फोर्स एक्ट कर रहा है, दो या दो से ज़्यादा फोर्स, जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं किसी भी बॉडी में, अगर उन सब का इक्विवेलेंट या उन सब का रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा तो उस टाइप के फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। जो अभी हमने जस्ट एग्जांपल लिया था कि एक बॉडी में हमने इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, इस केस में जो रिजल्टेंट आया था वो क्या था, जीरो। ठीक है, तो ये किसकी कंडीशन है, इट इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, जिसमें बॉडी मूव नहीं करती, ठीक है। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होगा, व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। या फिर जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हमने किसी बलून को अपने पाम के बीच में रखा तो उसका शेप चेंज हो रहा है, इस केस में भी जो दोनों हमारे पास फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो बैलेंस्ड फोर्स है। वो बैलेंस्ड फोर्स है, इसी वजह से वो बॉडी ऑब्जेक्ट एक जगह पे आके सेट है और उस पर फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या चेंज हो गया, शेप। तो बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन में बॉडी मूव तो नहीं करती, बट बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बैलेंस्ड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की शेप या साइज को चेंज कर सकता है। इवन अगर हम और एग्जाम्पल लें तो स्प्रिंग पे अगर हम बैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका भी शेप और साइज चेंज हो जाएगा। स्प्रिंग पता है ना आपको, कुछ इस टाइप से दोनों साइड से हमने अगर फोर्स अप्लाई किया, आइदर उसको कंप्रेस किया या स्ट्रेच किया, तो होगा क्या कि वो बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन है, उस केस में उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा। तो ये याद रखिए कि जब भी हम ऑब्जेक्ट पे बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट मूव तो नहीं करता। क्यों मूव नहीं करता, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो हो गया तो ऑब्जेक्ट मूव कैसे करेगा। तो फायदा क्या फिर इस फोर्स का, इस फोर्स का फायदा ये कि ये फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की शेप या साइज को चेंज कर सकता है। ठीक है, समझ में आया, आई होप आ गया होगा। हमने कई सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं, स्प्रिंग का एग्जाम्पल, बलून्स का एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, सेकेंड है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। बहुत फास्ट तो नहीं चले गए, सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो बैलेंस प्लस अनबैलेंस से बैलेंस का अपोजिट और कुछ नहीं। सो हम कह सकते हैं व्हेन रिजल्टेंट of all the forces, when resultant of all the forces acting on the body is not zero, body object is not zero, कि अगर जितना भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं बॉडी में उसका रिजल्टेंट जीरो नहीं होता, देन फोर्सेस आर कॉल्ड, उस केस में हम फोर्सेस को कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। जो भी मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दिया था कि बॉडी है और बॉडी पे हम 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फिर यहाँ पे 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐड करने के बाद इसका रिजल्टेंट कितना आया था, इसका रिजल्टेंट आया था आपका 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन तो जीरो नहीं है, तो ये किस टाइप का फोर्स है, इट इज़ अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, सो वी कैन से when the resultant of all the forces acting on a body is not zero, then the force is known as unbalanced force। अब आपको समझ में आ भी गया होगा कि अगर अनबैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन में बॉडी मूव करेगी, जैसे इस कंडीशन में बॉडी किस दोनों एक सेमी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा था, तो बॉडी की डायरेक्शन मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, और कितने फोर्स से मूव करेगी, 10 न्यूटन। इसीलिए मैंने आपको रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट लिखा है। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट समझा दिया। रिजल्टेंट मीन्स जितने फोर्स उस बॉडी में एक्ट कर रहे हैं उन सब का सम। ठीक है, सम नहीं, उन सब का रिजल्टेंट, क्योंकि अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो डिफरेंस भी निकालेंगे। ठीक है, तो उन सब का रिजल्टेंट, जितने भी फोर्सेस किसी बॉडी में एक्ट कर रहे हैं उन सब का रिजल्टेंट। ठीक है, तो एक बात याद रखिए, अनबैलेंस्ड केस की, अनबैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन में बॉडी में मूवमेंट, मोशन होता है, बॉडी मूव करती है, एंड बैलेंस्ड केस की कंडीशन में बॉडी मूव नहीं करेगी। बैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो होपफुली स्टूडेंट्स हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। वी हैव डिस्कस द रिजल्टेंट क्या, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। होपफुली आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो लाइक कर देना, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।